जब दो का यूज होगा तभी आप आइदर का यूज कर सकते हो। योरसेल्फ नहीं होगा, यू एंड ही हो जाएगा। हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं सिंप्लीफाइड मॉक्स। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे प्रोनाउन को। इससे पहले दो वीडियोस प्रोनाउन पर ऑलरेडी आ चुकी है, तो आप उसे भी जाकर के जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि जब वाक्य में स्वयं, खुद ही, खुद को, अपने आप जैसे शब्दों का प्रयोग होता है तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि द पुअर मैन पॉइजन्ड हिमसेल्फ एंड हिज चिल्ड्रेन, यानी कि जो गरीब व्यक्ति था उसने खुद भी पॉइजन यानी कि जहर खा लिया और अपने बच्चों को भी जहर खिला दिया। ठीक है, देखिए इसका रूल होता है कि जब भी एक्विस्ट आता है, अवेल आता है, रिकनसाइल आता है, अम्यूज आता है, रिजाइन आता है, एवेंज आता है, एक्सर्ट, अप्लाई, एडेप्ट, एडजस्ट, प्राइड, एब्सेंट, एंजॉय, ये सभी वर्ड्स देखने को आपको मिलते हैं। तो इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको मैं यहां पर दिखा देता हूं, द ऑफिसर्स एक्विटेड देमसेल्व्स वेल ड्यूरिंग द क्राइसिस। ठीक है, तो यहां पर देखिए एक्विस्ट वर्ड आया, तो इसके बाद जो आपका प्रोनाउन यूज किया जाएगा वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, यानी कि देमसेल्व्स हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से रिकनसाइल है तो हरसेल्फ यूज किया गया, एक्सर्ट है तो देमसेल्फ, अप्लाई है तो योरसेल्फ। मतलब क्या है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया जाएगा जब भी ये वर्ड्स आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए नोट में लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए वाक्यों को देखें। दे एंजॉयड द पार्टी। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप कहोगे क्यों जरूरत नहीं है, आपने यहाँ पर एंजॉय यूज किया और यहाँ पर तो आपने बता रखा है कि जब एंजॉय यूज होगा तो उसके बाद तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा, तो फिर यहाँ पर क्यों नहीं किया गया, तो अभी हम बताएंगे आपको। दूसरा पॉइंट ये देखिए लिखा हुआ है कि दे एंजॉयड ड्यूरिंग वेकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि देमसेल्व्स का प्रयोग एंजॉयड के बाद करें, तो यहाँ पर तो करने के लिए कहा है लेकिन यहाँ पर नहीं कहा है, तो क्या, क्यों, देखते हैं। तो देखिए यहां पर लिखा है कि अगर एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट का उल्लेख हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना लगाएं। ठीक है, जैसे कि एंजॉय के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट आ गया तो फिर कह रहा है कि आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना लगाइए। परंतु यानी कि अगर ऑब्जेक्ट का उल्लेख नहीं है तो फिर आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। जैसे कि दे एंजॉयड ड्यूरिंग वेकेशन है, यहां पर कोई आपका ऑब्जेक्ट नहीं आया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहां पर देमसेल्फ लगाओगे। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए आप ये समझ सकते हो कि अगर एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट का उल्लेख हुआ है यानी कुछ है तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाओगे, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है यानी कुछ नहीं है तो आप लगाओगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रिक। आगे देखिए लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए वाक्यों को देखें। ही वॉज एब्सेंट, नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ। तो देखिए यहां पर ये लिखा हुआ है कि अगर एब्सेंट का प्रयोग वर्ब के रूप में हो तभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आप यूज करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो एब्सेंट है उसको एज अ वर्ब यूज किया गया है, इसीलिए हमने यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया, लेकिन यहाँ पर एज अ वर्ब यूज नहीं किया गया है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। तो ये बात हो गई आपकी रूल नंबर 1 की। अब देखिए रूल नंबर 2 लिखा हुआ है कि कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बाथ, मूव, रेस्ट एवं हाइड के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि यहां पर आपका आ गया यू शुड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम बैड बॉयज, तो यहां पर कीप है तो योर सेल्फ नहीं होगा। ही हिड हिमसेल्फ इन द रूम, तो यहां पर देखिए मैंने बताया है कि हाइड जब होगा तो फिर आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते, तो हाइड का ही तो ये फॉर्म है, तो यहां पर भी हिमसेल्फ नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी कीप होगा, स्टॉप होगा, टर्न होगा, क्वालिफाई होगा, बात होगा, मूव होगा, रेस्ट होगा, हाइड होगा, तो फिर कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आ जाता है रूल नंबर 3। सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट के रूप में एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके पहले संबंधित नाउन प्रोनाउन का उल्लेख ना हो। जैसे कि यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि माई सेल्फ रमेश फ्रॉम दिल्ली, तो ये गलत हो जाएगा, आई एम रमेश फ्रॉम दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि
पहले आपको नाउन या प्रोनाउन का उल्लेख करना ही होगा, उसके बाद ही आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हो। तो ये भी गलत हो गया, योरसेल्फ नहीं होगा, यू एंड ही हो जाएगा। आई माई सेल्फ, तो यस आई यानी यहां पर आपने पहले नाउन या प्रोनाउन का यूज कर लिया है, अब आप माई सेल्फ का यूज कर सकते हो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हो। रोहित विल डू दिस वर्क फॉर माई सेल्फ, तो यहां पर आपका क्या होगा, माई सेल्फ के स्थान पर मी का प्रयोग होगा, क्योंकि अभी तक आपने अपने बारे में कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं बताया है। आप कहोगे यहां पर सर नाउन या प्रोनाउन का यूज हो तो चुका है, पर ये रोहित के लिए यूज हुआ है, और यहां माई सेल्फ आप अपने बात कर रहे हो कि रोहित विल डू दिस वर्क फॉर मी, तो यहां पर मी होगा, माई सेल्फ नहीं होगा। माई सेल्फ तब होगा जब आप अपने बारे में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके होगे, यानी नाउन या प्रोनाउन का यूज कर चुके होगे, तो यहां पर डायरेक्ट आप माई सेल्फ नहीं लगा सकते हो, मी ही होगा। आगे बढ़ते हैं यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पे। तो देखिए रूल नंबर 1 कह रहा है कि आइदर का प्रयोग दो में से कोई एक के अर्थ में होता है, जैसे कि आइदर ऑफ दीज 3 नहीं होगा, 2 होगा, ठीक है, यानी कि जब दो का यूज होगा तभी आप आइदर का यूज कर सकते हो, लेकिन दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए आप एनी या फिर वन का प्रयोग करोगे, ठीक है, जैसे कि वन ऑफ दीज 3 फ्रेंड्स, तो आप वन का भी यूज कर सकते हो या फिर एनी का भी यूज कर सकते हो जब दो से अधिक हो। अगर दो है तो आप आइदर का यूज करोगे। नंबर 2 कह रहा है कि नाइदर का प्रयोग दो में से कोई भी नहीं के अर्थ में होता है, यानी कि जब नॉट भी लग जाए और दो व्यक्ति हो तो फिर नाइदर का यूज होता है कि नाइदर ऑफ दीज 2 गर्ल्स इज एक्टिव, ठीक है, तो जब दो में से कोई भी नहीं तब आप नाइदर का यूज करोगे, लेकिन दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं में से कोई भी नहीं के अर्थ में नन का प्रयोग होता है, जैसे कि यहां पर अगर 4 सन्स की बात हो रही है तो आप नाइदर का यूज नहीं करोगे, नन ऑफ का यूज करोगे, ठीक है, क्योंकि नाइदर का यूज केवल दो के लिए, आइदर का यूज केवल दो के लिए, दो से ज्यादा है, पॉजिटिव है तो एनी या वन, और अगर दो से ज्यादा है और निगेटिव है तो फिर नन। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं यूज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउन पे। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि ईच अदर तथा वन अनदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं, ये पारस्परिक संबंध को व्यक्त करते हैं। जैसे कि रूल नंबर 1 में लिखा हुआ है कि ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, जबकि वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए होता है। तो जब भी ईच आएगा तो फिर दो व्यक्ति के लिए, और अगर दो से ज्यादा तो फिर वन अनदर हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि ही वॉज सो एफ्रेड, एफ्रेड मतलब डरा हुआ, दैट हिज नीज नॉक्ड वन अनदर, ठीक है, तो यहां पर नी जो होती है वो दो ही होती है, इसीलिए आप यहां पर क्या यूज करोगे, ईच अदर का यूज करोगे, ना कि वन अनदर का, ठीक है, तो यहां पर नॉक्ड ईच अदर हो जाएगा क्योंकि दो की बात हो रही है, नीज जो होती हैं वो दो होती हैं। आफ्टर द फेयरवेल द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स तो दो होंगे नहीं, दो से ज्यादा ही होंगे, तो यहां पर आपका वन अनदर का ही आप यूज करोगे, बैड ईच अदर नहीं होगा, वन अनदर हो जाएगा। तो ये हो जाता है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो अब बात करते हैं हम लोग यूज ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। वे प्रोनाउंस जो व्यक्तियों या वस्तुओं को पॉइंट आउट या डिमॉन्स्ट्रेट यानी कि सांकेतिक या प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं, जैसे कि दिस, डैट, डीज, डोज, सच, द सेम। इनका प्रयोग जब नाउन्स के पहले होता है तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि दिस का प्रयोग समीप की एक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए होता है, जबकि दीज जो कि इसका प्लूरल फॉर्म हो गया यानी कि एक से ज्यादा, तो फिर उसके लिए हम लोग डीज का प्रयोग करेंगे समीप की यानी पास की एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए, ठीक है, जैसे कि आइए हम लोग एग्जांपल से समझते हैं कि दिस इज अ कैट, तो अगर कैट एक है तो आप दिस का यूज करोगे, लेकिन बिल्लियां यानी कैट्स जो हैं वो ढेर सारी हैं तो फिर आप लोग दीज का यूज करोगे, तो दीज आर कैट्स। बात करते हैं रोल नंबर 2 की। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि डैट का प्रयोग दूर की एक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है, यानी जब दूर की बात आएगी तो आप लोग डैट का यूज करोगे, और एक होना चाहिए, अगर एक से ज्यादा है और दूर है तो डोज का प्रयोग होगा, जैसे कि दैट इज अ बुक, दोज आर बुक्स। तो बेसिकली दिस इज अ बुक भी हो सकता है, दैट इज अ बुक भी हो सकता है, लेकिन अगर पुस्तक
करीब रखी हुई है, पास में रखी हुई है, तो आप लोग कहोगे कि दिस इज अ बुक। लेकिन अगर पुस्तक या बुक दूर रखी हुई है तो वो दैट इज अ बुक हो जाएगी। इसी तरीके से अगर ढेर सारी पुस्तकें पास में रखी हुई हैं तो दीज आर बुक्स हो जाएगा। लेकिन वही पुस्तकें दूर रखी हुई हैं तो दोज आर बुक्स हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको दीज, दैट, दीज, डोज इन सब का मतलब समझ में आ गया होगा। बात करते हैं आगे। लिखा हुआ है कि सिंगुलर नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए दैट ऑफ तथा प्लूरल नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए दोज ऑफ का प्रयोग होता है। द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन दैट ऑफ मुंबई। द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन दोज ऑफ मुंबई। एक था जब यानी क्लाइमेट तो फिर दैट का यूज हुआ, लेकिन स्ट्रीट्स यानी कि गलियां वो ढेर सारी हैं तो इसलिए दोज का प्रयोग हुआ। ठीक है, तो दैट ऑफ और दोज ऑफ का यूज कब कब होगा? अगर सिंगुलर होगा तो आपका दैट का प्रयोग होगा, लेकिन अगर प्लूरल होगा तो आपका दोज का प्रयोग होगा। बात करते हैं आखिरी रूल की, दैट इज रूल नंबर 5। किसी सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दोबारा लिखने से बचने के लिए वन का प्रयोग होता है, जबकि प्लूरल काउंटेबल नाउन को दोबारा लिखने से बचने के लिए वंस का प्रयोग होता है, ना कि वंस का। देखिए यहाँ पर एपोस्टेट लग गया है तो ये नहीं होगा, यही होगा। ठीक है, जैसे कि आइए एग्जाम्पल से समझते हैं कि दिस इज द न्यू वर्जन बट दैट इज एन ओल्ड वन। तो एक की बात हो रही है तो वन लगाओगे, पर अगर आर यानी ढेर सारी लोगों की बात हो रही है तो आप लोग वंस लगाओगे कि दीज आर न्यू बुक्स बट दोज आर ओल्ड वंस। ठीक है, तो उम्मीद है आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करना भी समझ में आ गया होगा।